Hello, very warm welcome all of you to this amazing platform of नरनारायण इंस्टीट्यूट। आई एम हितेश भट्ट। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बीएससी के लिए। और ये जो हम टॉपिक स्टडी कर रहे हैं, शायद ये आपका फार्मेसी या केमिस्ट्री से जुड़ी कोई भी फील्ड में आप हो तो ये टॉपिक को आप अच्छी तरह से कवर कर सकते हैं। सो इफ यू आर इन कच्छ यूनिवर्सिटी, सो दिस चैप्टर इज Unit 2A and the name of organic chemistry chapter which will be run is electrophilic aromatic substitution. Okay, this is our unit. ये हमारा पूरा यूनिट है जिसको हम स्टडी करने वाले हैं। सो नोट और पेन अपने साथ रख लीजिए और हम शुरू करने जा रहे हैं और द फर्स्ट लेक्चर एंड दिस लेक्चर इज बेस्ड ऑन इंट्रोडक्शन। आज हम पूरा इस लेक्चर में इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं क्योंकि ये चैप्टर को समझने के लिए हमें पूरा बेसिक्स चाहिए, क्योंकि हमें ये पता है कोई भी इमारत हवा में बन सकती नहीं है, उसके लिए उसका बेस होना जरूरी है। हम बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं। बेसिक्स के लिए सबसे पहले जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ फंडामेंटल्स आपको क्लियर होने चाहिए। इफ आपको जीओसी के फंडामेंटल्स लाइक इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस इफेक्ट, ये सभी चीज आपको क्लियर नहीं है तो उसके लिए हम अलग से जीओसी पढ़ा रहे हैं, जो हमारी इस चैनल की प्लेलिस्ट में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करके है। उसमें हम 1 आवर 30 मिनट्स के लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वहां से आप जीओसी कवर कर सकते हैं। यहाँ कोई भी जगह पे जीओसी आएगा तो आई विल इन्फॉर्म यू कि यहाँ पे जीओसी आ रहा है, आप वहां से ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। छोटा 2 मिनट का होगा तो मैं ये टाइम लेके आपको समझा दूंगा। बट आज का जो लेक्चर इंट्रोडक्शन का रहने वाला है वो पूरा इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होता क्या है, ये रिएक्शंस होते क्या है, उसके बारे में हम समझेंगे। और आगे ये चैप्टर में जहां पे भी 11th 12th और आप फर्स्ट ईयर में स्टडी कर गए हो वो सभी चीज का जो जो बेसिक आएगा वो वे जो के आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। फर्स्ट हमको इंट्रोडक्शन में ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोफिलिक, एरोमेटिक एंड सब्स्टिट्यूशन ये तीनों चीज है क्या। चैप्टर के नेम को तो पहले भाई समझो, उसके बाद हम आगे रिएक्शन करेंगे ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक की। इलेक्ट्रोफिलिक क्या होता है? इलेक्ट्रोफिलिक मींस अ मॉलिक्यूल और अ ग्रुप हैव अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स। लिखिए मेरे साथ, व्हाट इज इलेक्ट्रोफिलिक? फर्स्ट, इलेक्ट्रोफिलिक. Electrophilic. So the meaning of electrophilic is a molecule, लिखते जाएगा नोट्स में because this is basic, a molecule or a group which having tendency to attract, मैं इसका पूरा मीनिंग भी आपको समझाऊंगा। अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स, टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स। मतलब इलेक्ट्रोफिलिक वो ग्रुप होता है जो अपने पास इलेक्ट्रॉन को खींचता है, अपने पास इलेक्ट्रॉन को खींचता है, इसीलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक। जिसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक। कॉमन चीज है न्यूक्लियोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक हम पढ़े थे। अभी इलेक्ट्रोफिलिक की जरूरत है तो हम इलेक्ट्रोफिलिक की बात करेंगे। जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा, उसको इलेक्ट्रोफिलिक बोलेंगे। समझ गए? जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, जिसके पास जो चीज की कमी होगी वो उससे ही अट्रैक्ट होगा ना। दिस इज अ साइकोलॉजी। सो इलेक्ट्रॉन्स की कमी है इलेक्ट्रोफिलिक को और वो इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। व्हाट इज द एग्जांपल्स? व्हाट इज द एग्जांपल? द प्राइमरी एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक इज, फर्स्ट हम लिखेंगे H3O+, उसके बाद हम लिख सकते हैं BF3। ठीक है, ये दोनों एग्जांपल हमारे लिए इलेक्ट्रोफिलिक के लिए काफी है। सो द सेकेंड वन इज एरोमेटिक,
व्हाट इज एरोमेटिक? एरोमेटिक आपको पता है ना? हाँ सर, जो रिंग होता है, जो रिंग का स्ट्रक्चर्स होता है उसको हम एरोमेटिक बोलते हैं। बट एरोमेटिक्स के लिए कुछ रूल्स होते हैं। वो एरोमेटिक रूल्स क्या होता है? सो द एरोमेटिक के लिए सबसे पहले लिखिएगा मेरे साथ, एरोमेटिक, इसको भाई एरोमेटिक हम बोल सकते हैं। इसको हम एरोमेटिक बोल सकते हैं। ठीक है, ये दोनों कंपाउंड है, इसमें से हम किसको एरोमेटिक बोल सकते हैं और किसको नहीं। तो सबसे पहले एरोमेटिक के 3 टाइप्स होते हैं। सबसे पहले एरोमेटिक, द सेकेंड वन इज नॉन एरोमेटिक एंड द थर्ड वन इज एंटी एरोमेटिक। ओके, तो ये 3 टाइप्स ऑफ एरोमेटिक के बारे में आपको पता चला, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक। ये 3 चीज के बाद आपको डिफाइन करना है कि एरोमेटिक क्या है। अभी नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक की बात नहीं करते, बात करते हैं एरोमेटिक की। तो एरोमेटिक के लिए सबसे पहले स्ट्रक्चर साइक्लिक होना चाहिए। तो ये दोनों स्ट्रक्चर साइक्लिक्स हैं, स्ट्रक्चर्स आर साइक्लिक। उसके बाद प्लेनर होना चाहिए। उसके बाद तीसरा एंड मेन थिंग इज हक्कल रूल फॉलो होना चाहिए। फर्स्ट वन आपका लिख लिया होगा, इसीलिए मैं इसको रफ कर रहा हूं क्योंकि हम इसमें एरोमेटिक अच्छी तरह से थोड़ा समझ पाए। तो एरोमेटिक समझने के लिए हमारे पास जो है वो साइक्लिक स्ट्रक्चर होना चाहिए। सबसे पहले एरोमेटिक के सबसे पहले उसका साइक्लिक स्ट्रक्चर होना चाहिए। लाइक ये जो स्ट्रक्चर है वो साइक्लिक स्ट्रक्चर है। दूसरा प्लेनर, एंड द थर्ड वन इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर प्रिडिक्टिंग दिस इज एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। दिस इज हक्कल्स रूल। विच रूल? हक्कल्स रूल। व्हाट इज हक्कल्स रूल? हक्कल नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक रूल दिया कि एरोमेटिक को डिफाइन करने के लिए हमें एक फॉर्मूला लगाना है, जो फॉर्मूला है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। यहां पे पाई बॉन्ड्स नहीं है, क्या है? पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो हक्कल ने एक रूल दिया कि एरोमेटिक को जब भी हमको डिफाइन करना हो तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अब ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स को कैसे डिफाइन करेंगे? तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स को डिफाइन करने के लिए हमें देखना है ये एरोमेटिक रिंग। जैसे कि हमारे पास ये है टोल्यूइन, इसको बोलते हैं टोल्यूइन। तो ये टोल्यूइन के पास सबसे पहले पाई बॉन्ड्स कितने हैं? तो यहां पे 1, 2 एंड 3 पाई बॉन्ड्स हैं। अभी 1 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? दिस इज वेरी बेसिक। 1 बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, पता है ना आपको? 1 बॉन्ड इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन। जो भी चीज नहीं पता है साइड में नोटबुक्स में या नोट्स में आप लिख सकते हैं। 1 बॉन्ड यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स। यहां पे कितने बॉन्ड्स है? 3 बॉन्ड। तो 3 बॉन्ड्स means how many electrons here? 1 2 3 4 and 5 6. Okay, so there is 6 electrons here, 6 electrons। अभी हक्कल भाई ने ऐसा भी कहा कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स के लिए हमारे पास यहां n is equal to 0 1 2 3 and n numbers of हम जो हमारी संख्या होती है उसको हम ले सकते हैं, नंबर्स ले सकते हैं। ठीक है, 0 से शुरू करके n तक। अभी 0 हम n की जगह पे लिखेंगे तो कितने होंगे? 2 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब 1 पाई बॉन्ड होगा, उसको जाने देते हैं। अभी हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसको एरोमेटिक बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? कैसे डिफाइन करेंगे? तो भैया डिफाइन करने के लिए बुलेट पॉइंट लगा के मेरे साथ लिखिए, n की जगह पे 1 2 is equal to 4 into 1 is 4 and plus 2 means 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स यानी एरोमेटिक है। अब 4 n की जगह पे 2 लिखो और यहां पे 2 करो, तो 4 into 2 is 8, 8 plus 2 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। 4 और यहां पे 3 ये लिखते जाइए। उसके बाद में इसका आपको
कंक्लूजन दूंगा जिससे आप डिफाइन कर सकते हैं कि ये वाला स्ट्रक्चर एरोमेटिक है और ये वाला स्ट्रक्चर एरोमेटिक नहीं है। सबसे पहले अभी जितना थियरी कह रहा हूं उतना लिखिए, बाद में ये पूरा कंक्लूजन में दूंगा आपको परोस के, तो आप अच्छी तरह से पूरा समझ जाएंगे। अभी लिखिए, थोड़ा कंफ्यूजन हो फिर भी लिखिए। वैसे तो नहीं होता लेक्चर से कंफ्यूजन, ऐसा एक स्टूडेंट्स के रिव्यू है। बट 4 into 3 कितने होते हैं? 4 into 3 12 एंड 12 plus 2 is 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 14 पाई इलेक्ट्रॉन। मतलब यहां पे हमने क्या कंक्लूजन देखा कि जब भी हकल्स रूल के हिसाब से पाई इलेक्ट्रॉन्स के नंबर लाइक 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स 10 14 ऐसे तरीके से जो आगे बढ़ते हैं, ऐसे पाई इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं जहां पे उस स्ट्रक्चर को हम एरोमेटिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। अभी यहाँ पे 7 पाई इलेक्ट्रॉन तो नहीं बट 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स वाला कोई हमने साइक्लिक रिंग लिया 8 पाई, तो उसको एरोमेटिक बोल सकते हैं। साइक्लिक रिंग है, एकदम साइक्लिक रिंग है, और उसमें पाई बॉन्ड कितने हैं? 4 पाई बॉन्ड है। और स्ट्रक्चर थोड़ा बड़ा कर देते हैं, हेक्सेन नहीं लेते, उसमें हेप्टेन ऑक्टेन ले लेते हैं, और वहां पे 4 पाई बॉन्ड्स डाल दिए, मतलब 8 पाई इलेक्ट्रॉन समथिंग हुआ, तो उसको एरोमेटिक बोल सकते हैं या नॉन एरोमेटिक? सोचिए जरा, तब तक मैं आपको दूसरा लिखवा देता हूं। एक बार इसका ये बोर्ड वर्क हम टेलीग्राम चैनल नरनारायण इंस्टीट्यूट में शेयर कर देंगे। इसका लिंक कमेंट में एंड डिस्क्रिप्शन में पिन किया हुआ है, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। सो इफ वी हैव ए स्ट्रक्चर लाइक टोल्यूइन, तो हमें पता है कि भाई टोल्यूइन में 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये हमारा एरोमेटिक है। अभी हमारे पास ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, यहां पे एक बॉन्ड है, यहां पे दूसरा बॉन्ड है, यहां पे तीसरा, और यहां पे 4। कोई भी ऐसा एक स्ट्रक्चर ले लेते हैं, इसको एरोमेटिक बोल सकते हैं या नहीं? ये तो साइक्लिक भी है ना, है साइक्लिक है ये, इसको एरोमेटिक बोल सकते हैं? नहीं, बिकॉज ये हकल्स रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। कैसे नहीं कर रहा है? यहाँ पे देखो कितने पाई बॉन्ड्स है? 4 पाई बॉन्ड्स है। कितने हैं? 4 पाई बॉन्ड्स है। अब हकल रूल्स में हम नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे फील करते हैं, वहां पे फील करते गए, हमने 3 तक फील किया, यहाँ पे कितने बॉन्ड्स है? 4 बॉन्ड्स है। 4 मतलब 4 into 2 करो तो क्या मिलता है? 8 पाई इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ कहीं पे हमने 1 0 लिया, 1 लिया, 2 लिया और 3 लिया, कहीं पे भी 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स आया? नहीं आया है, इसीलिए हम इसको एरोमेटिक नहीं बोलते। ठीक है, तो ये एरोमेटिक नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, एरोमेटिक इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसको इन डेप्थ पढ़ने, ये हमारा एरोमेटिक कॉन्सेप्ट आगे के चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने जितना ज्यादा जरूरी था उतना मैंने डिस्कस किया। बट एरोमेटिक इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विच वाज वी स्टडीड इन क्लास 11th साइंस। सो आपको अभी वो रिमेंबर नहीं हो, रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, तो हम प्लेलिस्ट में उसका लेक्चर्स भी धीरे धीरे अवेलेबल कर रहे हैं। वो सीरीज भी कंटिन्यू है, ये सीरीज भी कंटिन्यू है, 2 ट्रेन जा रही है, तो आप कोई भी ट्रेन में बैठ के अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। थर्ड वन इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? ये तो भाई इलेक्ट्रोफिलिक की बात कर दी हमने एरोमेटिक की बात कर दी, पर ये सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन मींस कि जब भी कोई रिएक्शन होती है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन यानी जब भी कोई रिएक्शन होती है, वहां पे वन ग्रुप इज कोई एक ग्रुप है, वो ग्रुप दूसरे फंक्शनल ग्रुप से परिवर्तन हो जाता है, बदल जाता है। ठीक है, तो आपको ज्यादा क्लियरली मैं समझाता हूं। जैसे कि हमारे पास एक बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग के हर कोने पे H H H H हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, और हमारे पास यहाँ पे प्रोसेस के लिए 2 क्लोरीन्स है,
और हम प्रोसेस कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो हमको क्या मिलेगा, ये HH जो है वो रिमूव हो गए और डिस्प्लेस्ड हो गए। किससे डिस्प्लेस्ड हो गए, क्लोरीन से, और डिस्प्लेस्ड होके वो बनाएंगे कुछ इस तरह का प्रोडक्ट और HCl रिमूव होगा। ठीक है, तो ये जो है उसको सब्स्टिट्यूशन बोल सकते हैं, मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइप। ठीक है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन को इनडेप्थ पढ़ने के लिए SN1 रिएक्शन SN2 रिएक्शन आनी चाहिए। दैट वाज आल्सो जीरोसिस टॉपिक, एलिमिनेशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दैट वाज वी लर्न इन क्लास 11 12th केमिस्ट्री। बट अभी के लिए इतना जरूरी है कि भाई सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, तो एक फंक्शनल ग्रुप को दूसरे फंक्शनल ग्रुप से रिप्लेस्ड कर देते हैं तो उसको सब्स्टिट्यूशन बोला जाता है। इतना चीज आपको पता चले, उसके बाद हमको जो कॉन्सेप्ट लेना है वो अब हम आ रहे हैं अपने चैप्टर की ओर। ये तो अभी हम पूरा खेत जोत रहे थे, पूरा खेत जोत लिया, अभी बीज बोने की समय आ गया क्योंकि अभी बरसात आने वाला है। ठीक है, तो अभी मेन जो आपका स्टार्टर ले लिया, अभी मेन पिज्जा आएगा। तो चलिए सब्स्टिट्यूशन क्या है ये भी आपने लिख लिया कि जो डिस्प्लेसमेंट टाइप ऑफ रिएक्शन, क्योंकि इसको हम पूरा डेप्थ में पढ़ेंगे तो इसका भी 1 आवर का लेक्चर हो सकता है, एरोमेटिसिटी का भी 1 आवर का हो सकता है लेक्चर। ठीक है, सो जितना जरूरी था उतना आपने समझ लिया है। आगे बात करते हैं मोनो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मोनो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करेंगे, जिसमें हम लेंगे ऐसी रिएक्शन ऑफ बेंजीन। किसकी लेंगे हम, कौन सी, बेंजीन की हम ऐसी रिएक्शन लेने वाले हैं। ठीक है, तो भाई बेंजीन की सब्स्टिट्यूशन ऐसी मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी इसको बोल सकते हैं, वो किसकी लेंगे, बेंजीन की। अभी मोनो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी मोनो मींस वन टाइम डिस्प्लेसमेंट होगा, जैसे कि नाइट्रेशन। अभी आप सेमेस्टर 3 में पढ़ रहे हो और आपने इफ लास्ट सेमेस्टर 2 के अंदर, इफ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ कच्छ यूनिवर्सिटी, तो हमने लास्ट सेमेस्टर 2 के अंदर चैप्टर नंबर 3 के अंदर हमने ये सल्फोनेशन नाइट्रेशन पूरा पढ़ा था, जिसमें हमने कन्वर्जेशन ऑफ रिसोर्सिनॉल भी पढ़ा था, याद हो तो आपको। ठीक है, तो याद हो या ना हो, चलो बात करते हैं बेंजीन के बारे में। तो सबसे पहले मेरे साथ ड्रॉ कीजिए एक बड़ा वाला बेंजीन। ठीक है, ये है बेंजीन, और बेंजीन का सबसे पहले हम करवाएंगे नाइट्रेशन। क्या करेंगे, नाइट्रेशन कैसे होगा, तो नाइट्रेशन होगा 50 डिग्री टू 55 डिग्री सेल्सियस। वैसे केल्विन में हम मेजरमेंट लेते हैं, बट यहाँ पे अभी हम सेल्सियस में ले लेते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस H2SO4, और नाइट्रेशन में क्या होगा, हमारे पास रहेगा बेंजीन रिंग, उस पे NO2 ग्रुप। इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, नाइट्रोबेंजीन। क्या बोलते हैं, नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे हम करेंगे सल्फोनेशन रिएक्शन। कौन सा, सल्फोनेशन रिएक्शन करेंगे। सल्फोनेशन रिएक्शन कैसे होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, और टेम्परेचर कितना रखेंगे, 25 डिग्री सेल्सियस। कौन सा प्रेजेंट रखेंगे, क्या करवाना है, सल्फोनेशन करवाना है ना, तो सल्फ्यूरिक एसिड जाएगा ना इसमें, थोड़ी HNO3 से थोड़ी करवा सकते हैं सल्फोनेशन, कैसी बात कर रहे हैं। H2SO4 बोलते ही आपको और गाना भी हमें सुनना पड़ता है, ऐसा नहीं है। चलो देखो, तो H2SO4 है हमारे पास इन द प्रेजेंस ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस अप्रोक्सीमेटली, तो हमें मिलेगा सल्फोनिक बेंजीन SO3, जिसको बोलेंगे सल्फोनिक बेंजीन। आगे बात करते हैं, द थर्ड रिएक्शन इज मिथाइल रिएक्शन। मिथाइल रिएक्शन कैसे करेंगे, तो मिथाइल में से मिथाइल ग्रुप बेंजीन पे अटैच हो जाएगा, और मिथाइल ग्रुप जब बेंजीन पे अटैच होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, टोल्यूइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टोल्यूइन बोलते हैं। ठीक है, इसको, ये एरोमेटिक है CH3, ये एरोमेटिक है। The third one is एरोमेटिक। एक बात आपको पता चली, डबल बॉन्ड्स है, हर जगह देखो डबल बॉन्ड्स है।
कोई भी एंगल से आप देखोगे वहां पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता दिखता है। हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट याद है आपको? सिंगल बॉन्ड हो तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, डबल बॉन्ड हो तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड ट्रिपल बॉन्ड हो तो sp हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड हो तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है? तो ये भी sp2 हाइब्रिडाइज है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज, सब sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। तो फोर्थ पॉइंट एरोमेटिसिटी में आप ये भी लिख सकते हैं कि sp2 हाइब्रिडाइज जो होता है वो क्या होता है? एरोमेटिक होता है। चलिए तो आगे बात करते हैं। द लास्ट एसिड रिएक्शन ऑफ बेंजीन इज अल्काइलेशन। क्या? अल्काइलेशन। अभी अल्काइलेशन की थोड़ी बात करते हैं, ठीक है? ओके, कोई बात नहीं, इसी कलर से लिखते हैं अल्काइलेशन। तो अल्काइलेशन के लिए बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग में COCH3 जुड़ जाता है और इसको बोलते हैं अल्काइलेशन प्रोसेस, ठीक है? यहाँ पे भी आप क्राफ्ट रिएक्शन होता है। तो मोनो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कुछ इस टाइप से होते हैं, तो इसको हम एसिड रिएक्शन ऑफ बेंजीन्स बोलते हैं। आगे हम इंट्रोडक्शन में हमारे चैप्टर के जो कॉन्सेप्ट है डिस्ट्रीब्यूशन इन बेंजीन्स की बात करेंगे। तब तक के लिए मैं इंक भर के आता हूं और आप ये पूरा अपने बुक में लिख लीजिए। ये फोटोज बोर्ड वर्क के मैं टेलीग्राम चैनल नरनारायण इंस्टीट्यूट में भी शेयर करता हूं, लिंक उसकी आपको मिल जाएगी, तब तक लिख लीजिए। ओके, लिख लिया होगा आपने। अभी आगे आज के हमारे लास्ट टॉपिक की बात करते हैं। दिस इज सब टॉपिक कि डिस्ट्रीब्यूशन इन बेंजीन। डिस्ट्रीब्यूशन बेंजीन में किस टाइप से होते हैं। अब यहां से हमारा पूरा जो चैप्टर का सीक्वेंस है वो शुरू हो रहा है डिस्ट्रीब्यूशन इन बेंजीन से। तो अभी जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेंजीन होता है उसके लिए कुछ ना कुछ इफेक्ट और फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है। वो कौन कौन से फैक्टर है वो देखेंगे। तो लिख लीजिए मेरे साथ, टाइटल लीजिए, इसको एसिडोफिनोल बोलेंगे। अल्काइलेशन के बाद जो प्रोडक्ट मिलता है इसको आई थिंक तो लिखना रह गया होगा मेरे ख्याल से। तो अभी जो हम बात करते हैं वो हम बात करने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूशन इन बेंजीन। क्या बात करेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन इन बेंजीन। बेंजीन में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल द फॉर्मूला ऑफ बेंजीन इज C6H6। सो बेंजीन का ये जो फॉर्मूला पूरा होता है वो फॉर्मूला में तो कैक्युलेस रूल, कौन से रूल? कैक्युलेस के रूल के हिसाब से, कैक्युले नाम के साइंटिस्ट हैं, कैक्युले नाम के साइंटिस्ट ने कहा गया था, उसने कहा था कि जब C6H6 पे कोई भी वन ग्रुप यानी Z ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है तो वो वन टाइम इस तरह से इंट्रोड्यूस हो सकता है, वो कुछ इस तरह से इंट्रोड्यूस हो सकता है। देखिए C6H6 और बॉन्ड Z, मैं इसका पूरा फॉर्मेशन आपको दिखाऊंगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये है हमारे पास बेंजीन, ठीक है? ये क्या है? हमारे पास बेंजीन है और बेंजीन के यहाँ पे एक ग्रुप Z इंट्रोड्यूस हुआ। कौन सा? ये Z, कुछ इस तरह से Z इंट्रोड्यूस हुआ। और आगे कहा गया कि इस बेंजीन के ग्रुप में जब हम Y के साथ C6H6Z as C6H6NO2, ठीक है? NO2 भी बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हम NO2 भी अटैच कर सकते हैं। द सेकेंड पॉइंट ये है कि जब हम इसकी Y के साथ रिएक्शन करवाएंगे, किसके साथ? Y के साथ हम रिएक्शन करवाएंगे, रिएक्ट विथ Y। जब Y के साथ इसका रिएक्शन होगा तो क्या होगा? तीन टाइप्स के आइसोटॉप्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? तीन टाइप के। कौन कौन सी पॉसिबल, और तीन टाइप की पॉसिबिलिटीज हो सकती है, ठीक है? हम ऐसा कह सकते हैं कि तीन टाइप की पॉसिबिलिटीज है। कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज तीन टाइप्स की हो सकती है? द फर्स्ट पॉसिबिलिटी यहां पे लिख सकते हैं, वाई देयर इज 3 टाइप्स ऑफ पॉसिबिलिटीज। कौन कौन सी 3 टाइप्स ऑफ पॉसिबिलिटीज हो सकती है? द फर्स्ट वन इज ऑर्थो, सेकंड वन इज पैरा एंड द थर्ड वन इज मेटा। ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। तो अभी ये तो पता है ना ऑर्थो किसको बोलते हैं? इसको ऑर्थो पोजीशन बोलते हैं, इसको मेटा पोजीशन बोलते हैं और इसको पैरा पोजीशन बोलते हैं। इसको अगेन मेटा पोजीशन, इसको अगेन ऑर्थो। ऑर्थो ऑर्थो, मेटा मेटा, पैरा। ऑर्थो ऑर्थो, मेटा मेटा, पैरा, ठीक है?
तो तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती है, जैसे कि हमने यहाँ पे इस बेंजीन रिंग की प्रोसेस की अगेन Y के साथ, तो हमको Y के साथ हमने प्रोसेस की, तो हमको क्या क्या मिल सकता है? द फर्स्ट वन इज बेंजीन रिंग है हमारे पास, Z ग्रुप है और Y, इसको हम बोल सकते हैं ऑर्थो बेंजीन। दूसरा प्रोडक्ट हमको मिल सकता है बेंजीन रिंग, उस पे Z ग्रुप और यहाँ पे मेटा पोजीशन पे Y, एंड द थर्ड पॉसिबिलिटी इज अगेन इट इज इन पैरा। फिर अगेन मेटा एंड ऑर्थो, यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटीज लिखने की मतलब नहीं, कौन कौन सी थ्री पॉसिबिलिटीज यहाँ पे हो सकती है। यहाँ पे Y की जगह पे आप Cl लिख दो और यहाँ पे NO2 लिख दो, तो आपको थ्री टाइप्स ऑफ पॉसिबिलिटीज मिलेंगी, जो हम आगे बात करने वाले हैं। अभी समझिए कि भाई क्या होता है बेंजीन का स्ट्रक्चर, वहां कैसी रिएक्शंस होती है, कहां कहां पे ग्रुप्स इंट्रोड्यूस होते हैं। ये इंट्रोडक्शन का लेक्चर है, इसमें इतना हाई लेवल नहीं, रॉकेट साइंस नहीं पढ़ना है। तो बेंजीन ग्रुप में थ्री टाइप्स ऑफ पॉसिबिलिटी इस तरह से हम देख सकते हैं। तो जब भी इस तरह से थ्री टाइप ऑफ पॉसिबिलिटीज देख सकते हैं, तो ये पॉसिबिलिटीज किस पे डिपेंडेंट होती है? तो ये पॉसिबिलिटीज डिपेंडेंट इन टू थिंग्स। कौन कौन से टू थिंग्स? सबसे पहले मेरी बात सुनिए, ये जो बेंजीन रिंग होते हैं ना, उसपे ये जो तीन पॉसिबिलिटीज आपको मिलते हैं ना, उसमें कहीं कहीं मेजर प्रोडक्ट मिलता है और कहीं कहीं माइनर प्रोडक्ट मिलता है। मेजर माइनर क्या है भाई, आपको कुछ नहीं पता तो बताता हूं कि जहां पे कोई प्रोडक्ट मिलता है तो कोई प्रोडक्ट 50% मिलता है और कोई प्रोडक्ट 25% मिलता है, ऐसे मिल सकता है। तो वो किस पे डिपेंडेंट होगा? ये Z ग्रुप पे डिपेंडेंट होगा, ठीक है। और दूसरी बात, रिएक्टिविटी पे भी डिपेंड कर सकता है, ठीक है। दूसरी चीज है कि जब भी हमें कोई प्रोडक्ट मिलता है जो Z पे डिपेंडेंट होता है, वो उसकी दो पॉसिबिलिटीज है, ऑर्थो एंड मेटा और ऑर्थो एंड पैरा। द फर्स्ट वन इज ऑर्थो पैरा एंड द सेकेंड वन इज मेटा। बट दिस इज अवर नेक्स्ट लेक्चर, ये कॉन्सेप्ट नेक्स्ट लेक्चर का है। अभी इतना समझिए कि यहाँ पे ऐसी तीन पॉसिबिलिटीज मिलती है। तीन पॉसिबिलिटीज किस किस की वजह से मिलती है? तो ओरिएंटेशन एंड रिएक्टिविटी और रेट ऑफ रिएक्शन, ये दोनों चीजें जो आपको अभी थोड़ा कंफ्यूजिंग कर रही है, ये हमारे नेक्स्ट लेक्चर की बातें हैं। अभी थोड़ा मैं आपको ऐसे बता रहा हूं। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा, यहाँ पे लेक्चर 1 आज कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम ओरिएंटेशन, रिएक्टिविटी के बारे में बात करेंगे, मेजर माइनर प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। सो कनेक्टेड विद अस, थैंक यू सो मच। लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स who belongs from the organic chemistry or chemistry background. Thank you so much. Namaskar. Thank you.